पालिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? पूरा पाषाण, पूर्व पूरा पाषाण, मध्य पाषाण या फिर नव पाषाण? पालिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो यह जो है नव पाषाण युग की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और नव पाषाण युग के लिए सर जॉन लुबाक ने नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया है। कभी भी पूछ ले आपसे कि नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किसने किया है नव पाषाण काल के लिए, तो वह सर जॉन लुबाक ने किया था। किसने? जॉन लुबाक ने किया था। जॉन लुबाक ने किया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अवंती की राजधानी क्या थी? हम लोगों ने ऊपर 4 कवर किए हुए हैं और अवंती की राजधानी क्या थी आपसे पूछा जा रहा है। तो अवंती जो है वल्लभी, गया, उज्जैन या फिर सतना। तो अवंती जो है उज्जैन की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? धौलावीरा, बनावली, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो? सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो यह लोथल है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सिंधु सभ्यता की जो प्राचीनतम बंदरगाह है तो लोथल है, लेकिन लोथल कहाँ पे है? तो यह भोगवा नदी के तट पर है। अभी हम लोगों ने ऊपर इसको कवर किया हुआ है। लोथल भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। और लोथल की खोज किसने की थी? तो रंगनाथ राव ने किया था। खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। यदि आप इस सेशन को ध्यान से देखते हैं तो आपको मल्टीपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और मल्टीपल क्वेश्चन आपके तैयार भी हो जाएंगे। यदि आप ध्यान से सुनते भी हैं तब भी आप इसको आसानी से कई क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाला है। इसकी खोज किसने की थी? लोथल की रंगनाथ राव ने किया था। देखिए देसलपुर, सुरकोटदा, डाबरकोट, ये भी जो सभ्यताएं हैं वह सिंधु सभ्यता की क्या थी? संभावित बंदरगाह था। ये भी सब देसलपुर, सुरकोटदा, डाबरकोट। और जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा जो सभ्यता है इसका मेसोपोटामिया सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। किसका? कभी पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता का किस सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध था, तो वो था मेसोपोटामिया की सभ्यता। यानी कि हड़प्पा सभ्यता और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी इन दोनों में आपस में व्यापार होता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? चंपा, मल्ल, मगध, वज्जी या फिर अंग? तो देखिए इसको याद रखने का एक तरीका है कि चंपी कहाँ की जाती है? अंग पे, यानी कि अंग पे चंपी करवाना है। आप यदि बाल कटवाने जाते हैं तो हम चंपी करवाते हैं ना, सर की। किसकी? सर की। सर क्या? हमारा अंग है। तो चंपी कहाँ करते हैं? अंग पे ही तो करते हैं। तो अंग का क्या हो जाएगा? चंपा। यानी चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो जो है ये उत्तरी बिहार, आधुनिक भागलपुर तथा मुंगेर जो जिला है इस समय का, इसके अंतर्गत आता था। और इसका जो प्राचीन नाम था वो मालिनी था। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। क्या नाम था? मालिनी। कभी भी पूछ ले आपसे कि चंपा का प्राचीन नाम क्या था, तो मालिनी था। ये भी आपको याद रखना है। किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? अब देखिए कालीबंगा, करौती, सोथी या फिर नोहर। तो जो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा से। अच्छा देखिए कुछ महाजनपद और राजधानी आप याद रख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपसे। मगध, मगध का क्या था? गिरिब्रज। देखिए मैं पहले महाजनपद बोलूंगा, इस तरफ मैं बोलूंगा महाजनपद, और इस तरफ बोलूंगा मैं राजधानी। कुछ आप याद रख लीजिए, सुन लीजिए इसको। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज, या फिर इसी को राजगिरी बोलते थे। काशी, वाराणसी, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। वत्स का कौशाम्बी, वज्रसंग का वैशाली, अवंती का उज्जैन या फिर महिष्मती, असमक का पोटली या फिर पोतन, गंधार का तक्षशिला, और मल्ल का कुशीनारा, या फिर इसको वर्तमान में कुशीनगर कहते हैं। किसको? मल्ल की। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कुशीनगर या फिर मल्ल में किसको महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? इसमें हम बात कर रहे हैं, ये मिला था कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? पोलावरम, यानी कि इसको पल्लवरम बोलते हैं, रामेश्वरम, आदि चलनूर या फिर मेहरगढ़ से। तो प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति जो प्राप्त हुई है, यह प्राप्त हुई है कहाँ से? पल्लवरम से, या फिर इसको पोलावरम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? नवपाषाणकालीन गड्ढे या फिर आवासों के अवशेष
कहाँ पाए गए हैं? यह पाए गए हैं जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा महाजनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? कौशल, काशी, पंचाल या फिर मगध? तो आपको भी पता है सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो कौन था? मगध था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? मंदसौर, म्लेच्छ, निषाद या फिर पडिक्कर? प्राचीन भारत में जंगलवासी, तो प्राचीन भारत में जंगलवासियों को जलवासी निषाद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जलवासी या फिर निषाद। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। यह जो है जो निषाद एक क्या था? प्राचीन अनार्य वंश है। निषाद क्या है? प्राचीन अनार्य वंश है। और निषाद शब्द का अर्थ क्या होता है? जल का शासन, यानी कि नी शब्द का अर्थ है जल और साध शब्द का अर्थ है शासन, यानी कि जल पे शासन या फिर जल का शासन, इसी को बोलते हैं निषाद। अब प्राचीन काल में जल, जंगल, खनिज पर निषाद का प्रभाव अधिक था। कब? प्राचीन काल में। और इसका उल्लेख कहाँ पे हुआ है? ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि में भी इसका उल्लेख मिलता है किसका? निषाद का। और रामायण में निषाद राज का भी उल्लेख मिलता है। कहाँ पे? निषाद राज का उल्लेख कहाँ मिलता है? रामायण में मिलता है। आपको ध्यान रखना है। हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? यानी कि 1947 से 48 के मध्य, 1950 से 52, 1953 से 54 या फिर 1955 से 56? बात की जा रही है हस्तिनापुर की। इसका जो उत्खनन हुआ था यह हुआ था 1950 के 52 के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। और किसने करवाया था? तो जो है बीबी लाल द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। ठीक है। और देखिए करंट में आपसे पूछा जा सकता है बीबी लाल को पद्म विभूषण कब मिला गया? तो 2021 में बीबी लाल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? पाटरी या बर्तन, गहने, सूती वस्त्र या फिर ताम्र, शीशा? हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है पूछा जा रहा है, यह सूती वस्त्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो ये तीनों थे। कौन कौन? अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? हरिश्चंद्र, अश्वघोष, वसुमित्र या फिर कालिदास? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? ये थे अश्वघोष। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। और बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। किसको? बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। और अश्वघोष जो है, अश्वघोष क्या थे? बौद्ध धर्म का, अश्वघोष को बौद्ध धर्म का वाल्मीकि कहा जाता है। अश्वघोष पाटलिपुत्र के निवासी थे। ठीक है। अश्वघोष कहाँ के निवासी थे? पाटलिपुत्र के निवासी थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इनमें में से कौन सैंधव स्थल पंजाब में है? हड़प्पा, कालीबंगा, रहमान डेरी और सरायखोला? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और सरायखोला? मोहनजोदड़ो, सरायखोला, रहमान डेरी और कोटदीजी? हड़प्पा, रहमान डेरी, रायखोला और जलीलपुर? पूछा जा रहा है कौन सा इसमें पंजाब में है? तो पंजाब में है हड़प्पा है, रहमान डेरी है, सरायखोला है और जलीलपुर है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? गया में है, बिहार में है, नेपाल में है या फिर उत्तर प्रदेश में है? तो लुम्बिनी कहाँ पर है? यह नेपाल में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पे? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ये लुम्बिनी नामक स्थान है जो अब कहाँ पे है? ये नेपाल में स्थित है। तो जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध जी थे, ये भी आप जानते हैं। और इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है किनको? गौतम बुद्ध जी को। इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वह कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो यहाँ से आपको 3-4 बातें क्लियर हो जा रही हैं। देखिए इस क्वेश्चन, मेरा मकसद ये है कि क्वेश्चन का आंसर बताना मकसद नहीं है, क्वेश्चन के साथ साथ जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी देना हमारा मकसद है, जिसे आप पेन और पेपर लेकर के उसको नोट कर सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके रिगार्डिंग 3-4 बातें क्लियर की। जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, और इन्होंने जो है प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, और इनको जो एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इतनी बातें हम लोग जान चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। सॉरी, बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश या फिर शुंग वंश? तो बिंबिसार जो है वह हर्यक वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ देखिए हर्यक वंश का क्या, हर्यक वंश जो है भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश था। यानी कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि कौन सा वंश है जो भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश है, तो वो है हर्यक वंश। और इसकी स्थापना बिंबिसार जो है मगध की गद्दी पर ईसा पूर्व 540 ईस्वी में बैठा था और उसी से इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और देखिए बिंबिसार के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे, ये भी जान लीजिए। ये जो कवि नहीं चिकित्सक थे वो जीवक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जातक पवित्र ग्रंथ है वैष्णवों का, जैनों का, बौद्धों का या फिर शैव का? तो जातक जो पवित्र ग्रंथ है आपने पढ़ा भी होगा, जातक कथाएं, यह जो है बौद्धों की क्या है, पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। और इसमें क्या है, जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कहानी है इसमें मिलती है जातक कथाओं में। और इसकी संख्या लगभग कितनी है, लगभग 550 के आसपास इसकी संख्या है। और जो जैन धर्म के साहित्यिक पुस्तकों हैं, यानी कि जो जैन धर्म का ग्रंथ है उनको आगम कहा जाता है। और बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो त्रिपिटक है, जिसका भाग जातक कथा भी है। यानी कि जो त्रिपिटक जो जातक कथा है या जातक ग्रंथ है वो त्रिपिटक का ही एक भाग है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे, देखिए हमने ऊपर कवर किया हुआ है, तो कहाँ दिए थे, ये सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में इसको। उनकी भाषा क्या थी, देखिए बुद्ध ने अपनी जो पहला उपदेश दिया था उनकी जो भाषा क्या थी, उसकी भाषा थी पाली। और इन्होंने यानी कि बुद्ध ने अपने जो सर्वाधिक उपदेश हैं कौशल यानी कौशल देश की राजधानी यानी कि श्रावस्ती में दिए थे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि सबसे अधिक जो है उपदेश कहाँ दिए हैं, तो श्रावस्ती में दिए हैं। ये कौशल की राजधानी थी उस टाइम पे। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है बुद्ध जो सिद्धार्थ बुद्ध थे सिद्धार्थ थे वही बुद्ध का, यानी कि उनका वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और इन्होंने अपना जो अंतिम उपदेश दिया था, अंतिम उपदेश कहाँ था, कुशीनगर में दिया था। किन्होंने, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में प्रथम श्रावस्ती में दिया था। ये भी आपसे कूट में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे और अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। तो प्रथम सारनाथ और अंतिम कुशीनगर, ये आपको ध्यान रखना है। सुमेल कीजिए ब्रह्मचर्य है यानी कि जो आश्रम है और आयु है। एक तरफ देखिए यहाँ पे आश्रम दिया है और यहाँ पे दिया है आयु। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो कब से कब तक के लिए है, तो ब्रह्मचर्य है जन्म से 25 वर्ष। कब से, जन्म से 25 वर्ष। और गृहस्थ आश्रम कब से, 25 से 50 है। ठीक है, और वानप्रस्थ कितना है, 50 से 75 है। और संन्यास कब है, संन्यास जो है 75 से 100 वर्ष, यानी कि ये पूरी तरह से क्या है, सुमेल है। तो इस तरह से एक का पहले का पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, 1 2 3 4, यानी कि ये पूरा तरह से मैच है। अगला प्रश्न लेते हैं। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा स्थल, हड़प्पा सरस्वती, सिंधु, ब्यास या फिर रावी? तो आपको पता होगा जो हड़प्पा स्थल है यह रावी नदी के तट पर अवस्थित है। और यह जो है किस जिले में है, तो मांटीगोमरी जिले में है। और अब यह कहाँ पे है, यह जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो हड़प्पा है वह वर्तमान में कहाँ है, तो पंजाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने किया था। कब, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था 1921 में किया था। कब, 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। तो एमडी है, आप इसको एमडी से याद रख सकते हैं। और इसकी जो है देखिए, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम स्थल है वो हड़प्पा ही है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी तट पर अवस्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी तट पर अवस्थित है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के समाधियों की भाषा क्या थी? देखिए मैंने ऊपर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है, क्या थी, ये पाली थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि जो महावीर स्वामी की थी उनकी भाषा क्या थी।
सूची को सूची 2 से फिर से शामिल करना है। लोथल कहाँ पे है? रोपड़, राखीगढ़ी, कालीबंगा। तो लोथल कहाँ पे है? लोथल गुजरात में है, ये गोदीवाड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए का पहले का फर्स्ट का पहला हो जाएगा। रोपड़, रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ पंजाब में है। और राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा में है। और कालीबंगा राजस्थान में है। सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। लोथल कहाँ पे? लोथल गुजरात में है। लोथल गुजरात में पहले का चौथा। रोपड़, रोपड़ कहाँ पे? रोपड़ पंजाब में है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा में है। और कालीबंगा राजस्थान में है। तो पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही है? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। आंभी यानी कि तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी। देखिए कौन सा इसमें सही है? 1-2 या फिर 2-3 1-3 1-2 या फिर ये सभी। तो सही कौन कौन सा हो जाएगा? देखिए जो कथन एक है, सिकंदर जो है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है? आंबी यानी तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरा क्या है? सिकंदर का जो है जो मृत्यु है, मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। 32 नहीं हुई थी, 323 में हुई थी। 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पर? ये भी पूछा जा सकता है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। और इसका जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में, 356 बीसी में इसका जन्म हुआ था। और मृत्यु 323 बीसी में इसका हुआ था। और ये 326 में मकदूनिया का राजा बना था। सॉरी, 336 में यह कहाँ बना था? मकदूनिया का राजा बना था। और सिकंदर का सबसे जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो 326 ईसा पूर्व में पोरस राजा के साथ हुआ था। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट।